तो सॉल्व कर ही चुके थे। सो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये असिम्प्टोट का आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो सब सिर्फ नॉर्मल थे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से डिफरेंट है। देखिए हम आपको भी बताएंगे किस तरह से डिफरेंट है। ओके, देखिए जब वाई क्यू और ये जो सब एक्स का, देखिए वाई का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, वाई का पावर 3, और एक्स का सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। सो देखिए वाई क्यू यानी कि इसका जो सबसे बड़ा पावर है उसका पावर में 3 है, वाई का सबसे बड़ा पावर 3। सो इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्यू 1 है, यानी कि कांस्टेंट है, कुछ नहीं मतलब 1 है और यानी कि कांस्टेंट है। सो जब कांस्टेंट होगा देन वाई एक्सिस में कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगा। ओके, अगर वाई क्यू और कुछ उसका मतलब सिमिलर कुछ आ जाता, या फिर वाई क्यू का कोफिशिएंट कुछ अलग होता, या कुछ कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ वेरिएबल टर्म होता, तब हम क्या लेते कि वाई का जो वाई एक्सिस में जो एसिम्प्टोट होगा वो पैरेलल होगा। ओके, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा, बट जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का सबसे बड़ा पावर स्क्वायर है। सो हम इसको देखेंगे, इसका जो कॉफिशिएंट है वो वाई है, यानी कि एक वेरिएबल टर्म है। इसका कॉफिशिएंट 1 नहीं है, यानी कि कोई भी 1 नहीं होने पर या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक वेरिएबल टर्म है। सो वेरिएबल टर्म होने के नाते इसका जो क्या होगा, पैरेलल एसिम्प्टोट होगा, इसमें एक्स एक्सिस में एक पैरेलल एसिम्प्टोट होगा। सो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of y square, sorry x square, by equating to 0 the coefficient of x square क्या है, we get an asymptote parallel to x axis। समझ में आ रहा है हम क्या बोलें, इसका मतलब जब हम एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ये कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जब 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें एक पैरेलल असिम्प्टोट प्राप्त होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो वाई इक्वल टू 0 है। ओके, एंड इसी तरह हम बाय इक्वेटिंग, नहीं इसको तो नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कॉफिशिएंट 1 है। सो हम लोग इसका कॉफिशिएंट 1 है, सो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगा, उस एक्सिस में कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगा। सो इस वजह से हम वाई एक्सिस को नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यू इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, therefore no asymptote parallel to y axis। ओके, यही हम आपको बोले कि y का पावर सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर को देखना है, y का पावर q है तो उसको देखना है कि उसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, दैट्स वाई उसका कॉफिशिएंट एक कांस्टेंट है। सो असिम्प्टोट पैरेलल नहीं होगा, y एक्सिस का कोई भी असिम्प्टोट पैरेलल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो पहले बनाते थे उस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट एसिम्प्टोट को बनाना है, सॉल्व करना है। सो now putting
क्या x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन 3 डिग्री टर्म। वी गेट क्या है x इक्वल टू 1 फाई 3m। सो यहाँ से यहाँ तक हमारा डिग्री पावर जो है वो इसको 3 है। सो m³ प्लस m प्लस 2m²। सिमिलरली फाई 2m क्या है? फाई 2m तो 0 है एंड फाई 1m क्या है? -m। इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। फाई 3m 3m² प्लस 1, यहाँ लिखते हैं 4m प्लस 1। इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 6m प्लस 4। फाई 2m इज इक्वल टू 0 बिकॉज फाई 2m ही 0 है तो डैश कहाँ से निकलेगा। सो यहाँ तक आप समझ गए। नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए। अब हम लोग रफ करेंगे किसको? बोर्ड को। और उसके बाद m का वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किधर गया रफ करने का समय? हो चलिए हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है? नाउ डैश नहीं होता, फाई 3m इज इक्वल टू 0। इसको पुट करके हमें निकालना होता है m³ है m³ प्लस 2m² प्लस m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिए तो m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m कॉमन ले लिए, m² प्लस हाँ -1 माइनस m नहीं प्लस m होगा क्या? यस 2m m² प्लस 1। समझ गए? ये वाला आपको समझ में आ भी जाना चाहिए क्योंकि ये आप 8 से पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? 8 से। सो m यहाँ पे कॉमन ले लिए m तो m प्लस 1 कॉमन लिए तो m प्लस 1 ओके इक्वल टू 0। सो m 2m प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू क्या क्या आया? m इक्वल टू 0 होगा, एक m इक्वल टू 0 होगा, -1 दोनों का तो सेम होगा, -1 अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? c का। आपको एक बात याद होगा कि जब हम बोले थे क्या बोले थे? सेम m का वैल्यू जब सिमिलर हो जाए या फिर एक जैसा हो जाए तब c का जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो पुट करना होता है, क्योंकि c का इस वाला फॉर्मूला में जो हम लोग बनाते हैं वो वाला फॉर्मूला 0/0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। ओके सो यहाँ से हम रफ करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, सो आई रफ दिस। हमें c का वैल्यू निकालना होगा। अब c का क्या वैल्यू होता है? -फाई 2m अपॉन फाई 3m। फाई 2m क्या है? 0। फाई 3m 3m² प्लस 4m प्लस 1। ओके m का वैल्यू 0 बैठाने पर क्या होगा? 0 अपॉन c इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 0 1
सो सी 0। जब m का वैल्यू -1 तो c क्या होगा 0/3 -4 + 1। ये तो प्लस माइनस 0/0 हो गया, 0/0 आ गया। सो अब हमें क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकेंड वाला फॉर्म लगाना होगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं, व्हेन m इज़ 0 देन c इज़ 0। m इज़ 0 c इज़ 0 यहाँ पे लिख लिए। अब इसको रफ करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है, इस वजह से हमें रफ करना ही पड़ेगा। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फैक्टोरियल 2 phi 3 डबल डैश m प्लस c phi 2 डैश m प्लस phi 1 m इज 0। c स्क्वायर ये कैसे लिखते हैं हम, देखो समझ में भी नहीं आता होगा। फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखेंगे, 2 × 1 phi 3 डबल डैश m 6m + 4 6m + 4। ओके, एंड देखिए phi 2 डैश m 0, क्योंकि phi 2 डैश ऑलरेडी 0 ही है, phi 2 ऑलरेडी 0। और phi 1 m क्या है -m इज 0। इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन m इज इक्वल टू -1 देन c स्क्वायर बाई 2, -1 यहाँ होगा तो -6 + 4 -2 हो जाएगा, -6 + 4 -2 -m इज 0। ओहो, यहाँ पर m का वैल्यू भी तो लिखना है, -1 तो माइनस माइनस +1, माइनस माइनस कटेगा, सॉरी 2 कटेगा तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। देन c स्क्वायर -1 इज 0 एंड c इज इक्वल टू +-1 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ये सब तो काम ख़त्म, ऐसा हजम। अब क्या करना है, now hence the equation of the asymptote is y equal to mx plus c, m equal to 1। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू। ओके, ये क्या हो गया, सो आप नहीं, m इक्वल टू 1 आया ही नहीं था, m इक्वल टू 0 था एंड c इक्वल टू 0 आया था। देन हमारा y इक्वल टू 0 आएगा। जब m इक्वल टू -1 देन c इक्वल टू एक बार 1 देन y इक्वल टू -x + 1, एक बार m इक्वल टू -1 देन c इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू -x - 1। इस तरह से हमारा ये जो hence the required asymptotes are क्या आया, y इक्वल टू 0 y प्लस x, नहीं x प्लस y, -1 इज 0, ये सेकेंड आया। फिर x प्लस y प्लस 1 इज 0। दिज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। ओके, सो आपको तो अब तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और चूँकि आप जानते हैं कि ये उसी तरह से बनेगा, देखिए किस तरह से उसी तरह से बनेगा। हम आपको पहले ही बताए थे, सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म देखिए एक्स का या वाई का, जो भी पहले हम एक्स का देखते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म स्क्वायर है, सो स्क्वायर को देखेंगे।
स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो एक्स एक्सिस पैरेलल है वो तो एक्स एक्सिस की पैरेलल एक एसिम्प्टोट होगा। अब वाई स्क्वायर का भी एक एसिम्प्टोट होगा क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, एक वेरिएबल टर्म है, सो इसको भी हम लोग लिखेंगे। सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, बाय इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of x square, we get an asymptote parallel to y-axis, parallel to x-axis। एक्स स्क्वायर का देख रहे हैं ना, सो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई, सो वाई इंटू वाई माइनस 1 इज 0, देन वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। ओके, इसके बाद अगेन इसी तरह से बाय इक्वेटिंग to 0 the coefficient of y square, we get asymptote, दो asymptote मिलेगा, ठीक है, we get asymptote parallel to y axis। सो वाई स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट इज 0। वाई स्क्वायर का देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, सो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज 0, देन एक्स इज 0 और एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा चार, देखिए 4th डिग्री इक्वेशन है, इसका जो डिग्री है वो 4 डिग्री का इक्वेशन है। डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप, किसको हम डिग्री बोल रहे हैं, इसका जो पावर है उसी को डिग्री कहते हैं। सो इसमें भी पावर 2 जो 4, इसका पावर 4, इसका 3, तो ये सब 4 डिग्री, मतलब ये 4 डिग्री का इक्वेशन है। सो इसका 4 एसिम्प्टोट निकल गया, 1 2 3 4। सो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट निकल गया। ओके, तो ये तो बहुत ईजी था और इसको कुछ करना भी नहीं होगा। एसिम्प्टोट और क्या आया, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। सो आप अब आगे का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा मतलब किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, मतलब हाँ दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।